मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम रवि कुमार एंड फैकल्टी इन इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों, वो बच्चे जो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th एग्ज़ाम या हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बोथ के लिए जो है यह जो टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा। लेकिन मैं एक कोटेशन के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न मैं करता हूँ। आप सभी को पता है कि रवि कुमार सर जब भी आते हैं तो एक कोटेशन के साथ में आते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कोटेशन को आप हमेशा याद रखेंगे और इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करेंगे। और इसी कोटेशन के बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा नरेशन। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर नरेशन के बारे में आप पढ़ाइए। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहले इस कोटेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है मेरे दोस्तों, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल मेरे दोस्तों, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल दोस्तों। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। इसी एक ओमकार के साथ आइए हम इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, जिसमें मेरे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों नरेशन के बारे में। तो नरेशन मेरे दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नरेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि नरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो नरेशन की यदि आप बातें करते हैं तो इसके लिए एक स्पीकर का होना बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। एक लिसनर का भी होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो स्पीकर का मतलब होता है मेरे बच्चों एक बोलने वाला, और लिसनर का मतलब होता है मेरे दोस्तों सुनने वाला। मतलब यह है कि यदि स्पीकर बोलता है और लिसनर क्या करता है मेरे दोस्तों, किसी स्टेटमेंट्स को वह सुनता है और यही लिसनर फिर किसी थर्ड पर्सन को उसी बात को वह कह देता है, इसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। इसकी केमिस्ट्री को यदि हम समझने की कोशिश करें तो नरेशन में 3 पर्सन शुड बी इन्वॉल्व, 3 व्यक्ति को मस्ट इन्वॉल्व, आपको अवश्य इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर होता है मेरे दोस्तों, उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। लिसनर मतलब जो आपको ये स्टेटमेंट कहेंगे वह क्या होगा कि लिसनर आपका सुनेगा तो वह सेकंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है जो लिसनर उससे कहता है। इसलिए मैंने कहा कि 3 पर्सन शुड बी इन्वॉल्व फॉर गिविंग द डेफिनेशंस ऑफ नरेशन। नरेशन की डेफिनेशन को देने के लिए 3 पर्सन का शामिल होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जरा समझिए इसको कि एक स्टेटमेंट हमने लिखा कि ही सेड टू मी मेरे दोस्तों, ही सेड टू मी राम इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। मेरे दोस्तों, इसको आप समझ पा रहे हैं कि यह आपका एक स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है उसने यह स्टेटमेंट कहा, और जिसको उसने कहा मान लीजिए कि उसने आपको लिसनर से कहा, और लिसनर ने यह इस स्टेटमेंट्स को सुना और इसी स्टेटमेंट्स को उसने एक थर्ड पर्सन से कह दिया, और इसी को तो हम नरेशन कहते हैं मेरे दोस्तों। इसको हम लोग नरेशन कहते हैं। मतलब जब किसी स्टेटमेंट्स को हम सुनते हैं और दूसरों से हम कहते हैं
और जो दूसरा होता है उसी स्टेटमेंट्स को जब वो कोई थर्ड पर्सन है, उस थर्ड पर्सन के साथ में जब वो कह देता है तो उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की यदि हम बातें करते हैं मेरे दोस्तों कि नरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, तो इसको आप कह सकते हैं कि when we express our idea directly या इनडायरेक्टली, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, बिफोर एनी वन is called narration. जरा इस लॉजिक को ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, इस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों कि when we express our idea directly या indirectly, जब हम अपनी आइडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, बिफोर एनी वन का मतलब है जब किसी के सामने हम पुट करते हैं, रखते हैं, इज कॉल्ड नरेशन, उसे नरेशन कहा जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ लेखक स्टेटमेंट की बातें करता है और मेरे दोस्तों किसी भी स्टेटमेंट को हम दो तरीक़ों से एक दूसरे के सामने हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका पहला जो तरीका है मेरे दोस्तों, उसको आप डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं या आप नरेशन के नाम से आप उसे जान सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट्स को कहने का जो तरीका है उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच या आप मेरे दोस्तों नरेशन के नाम से आप जान सकते हैं। Someone has asked you that how many ways can you put any statements before anyone, आप कितने तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट्स को किसी दूसरे के सामने पुट कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है मेरे बच्चों कि किसी भी स्टेटमेंट को हम दो तरीक़ों से एक दूसरे के सामने हम लोग रख सकते हैं। तो उसका जो पहला तरीका होता है मेरे दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है या नरेशन, मतलब एक डायरेक्ट तरीका होता है जिसको हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। एक और तरीका होता है मेरे दोस्तों जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के नाम से जानते हैं। और चूँकि डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ कि ये डायरेक्टली है और इनडायरेक्टली। अब यहाँ हमको यह समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या है। शायद नरेशन आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी आइडिया को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी भी स्टेटमेंट को जब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के सामने जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, इस टॉपिक को, इस सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी के लिए मेरे दोस्तों। तो आइए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम नरेशन को समझ गए हैं कि नरेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि आपका जो नरेशन है, इस नरेशन को हम लोग दो हिस्सों में बांट के हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक का जो नाम होता है मेरे दोस्तों, उसका नाम होता है डायरेक्ट स्पीच या आप दोस्तों इसको आप नरेशन आप कर सकते हैं। एक इसका दूसरा जो तरीका होता है मेरे दोस्तों, वह जो होता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या हम उसको नरेशन कर सकते हैं। तो नरेशन को हम लोग दो हिस्सों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। एक को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, द फर्स्ट दैट इज नॉन एज डायरेक्ट स्पीच या नरेशन एंड द सेकेंड दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। लेकिन सवाल अब यह है कि जो डायरेक्ट स्पीच है वह आपका डायरेक्ट स्पीच क्या है।
तो मैंने यहाँ लिखा मेरे दोस्तों कि व्हेन वी एक्सप्रेस द statement of any speaker as usual the speaker is called डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। मेरे दोस्तों, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि जब किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में जब हम रिप्लाई कर देते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच या नरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने लिखा कि राम said to me I am going to पटना। यह जो लिखा हुआ सेंटेंस है मेरे दोस्तों, यह आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो इस स्टेटमेंट्स को मान लीजिए कोई स्पीकर है, उसने कहा, लिसनर ने सुना, और इसी स्टेटमेंट्स को आप तीसरे जो व्यक्ति है जो कि उसमें शामिल है, द थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व विथ बोथ पर्सन, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच या नरेशन करते हैं। माने स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है, जब स्पीकर की स्टेटमेंट्स को जब हम सुनते हैं और सुनने के बाद उसी के शब्दों में जब रिप्लाई करते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच या नरेशन करते हैं। तो स्पीकर का जो स्टेटमेंट है, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना, इसको आपने सुना और सुनने के बाद इसी के शब्दों में आपने जवाब दे दिया, उसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच करते हैं। जैसे यह जो स्टेटमेंट है मेरे दोस्तों, यह आपका डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। दूसरे की यदि हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच या आप नरेशन कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ कि डायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या है। तो यदि कोई कहता है कि व्हेन वी एक्सप्रेस the statement of any speaker is on words is called इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, जरा इसको आप समझने की कोशिश करें कि जब किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को जब हम अपने शब्दों में जब हम उसे जवाब देते हैं तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन हम लोग उसे कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, इसका नाम V4 है और ये ऑब्जेक्ट। तो ये जो दिया गया जो सेंटेंस है वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, लेकिन इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है, हमें इसे बदलना है। तो आप इसे लिख सकते हैं मेरे दोस्तों कि राम, और यहाँ लिख सकते हैं कि टोल्ड मी, उसके बाद आप लिखेंगे कि डैट। आई चूँकि आपका फर्स्ट पर्सन है इसलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं राम
और ये जो एम है वाज में बदल जाएगा और यहाँ आप लिख देंगे गोइंग टू, और मैंने दोस्तों यहाँ लिखा पटना। तो आपका दूसरा जो सेंटेंस है मेरे दोस्तों, तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसको हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, और आपका दूसरा वाला जो सेंटेंस है मेरे दोस्तों उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दूसरा वाला जो सेंटेंस है मेरे दोस्तों, यदि कोई पूछेगा कि यह क्या है तो आपको कहना है मेरे दोस्तों कि दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, नरेशन करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए रिव्यू देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मेरे बच्चों कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन हम किसको कहते हैं। तो देखिए, इससे पहले कुछ डिफाइंड जो वर्ड है मेरे बच्चों, उसको ज़रा आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़े। अब आप ज़रा समझिए कि डिफाइंड वर्ड्स आपका क्या होता है, इसको दरअसल आप समझने का प्रयत्न करें। डिफाइंड वर्ड की अगर बातें करते हैं, जिसमें आपको समझना है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, और दूसरी बात आपको समझना है मेरे दोस्तों कि रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या होता है, और आपको समझना है मेरे दोस्तों कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच क्या है, एक एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो डिफाइंड वर्ड्स में हमें मेरे दोस्तों तीन ये शब्दों का चयन करना है। एक जो है आपका द फर्स्ट दैट इज़ नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच, एंड द सेकेंड दैट इज़ नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, एंड द थर्ड दैट इज़ नोन एज वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करेंगे मेरे दोस्त। जैसे मैंने आपसे कहा कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू शिमला। आई एम गोइंग टू, और मैंने यहाँ लिखा मेरे दोस्तों शिमला। आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, इसका जो नाम है यह आपका दिस इज योर इन्वर्टेड कमा, यह आपका इन्वर्टेड कमा है। ये देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब इन्वर्टेड कमा के बाहर आप एक सेंटेंस देख पा रहे हैं, और इस इन्वर्टेड कमा के अंदर भी आप एक सेंटेंस देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इन्वर्टेड कमा के पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसी ग्रामर की भाषा में मेरे दोस्तों आज इसे हम कहेंगे कि यह आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा मेरे दोस्तों आज इसे हम कहेंगे कि यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आप देख पा रहे हैं कि सैड जो है आपका यहाँ वर्ब की भूमिका में है। तो आज इसको हम कहेंगे कि वर्ब ऑफ द आप यहाँ कहेंगे रिपोर्टिंग, और यहाँ कर सकते हैं मेरे दोस्तों स्पीच। इसमें आप देख पा रहे हैं जो एम है मेरे दोस्तों, यह रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि वर्ब ऑफ द, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड, और मेरे दोस्तों इसी का नाम है स्पीच। इसको हम लोग दिस आर कॉल्ड डिफाइंड वर्ड्स, इन सब को हम लोग डिफाइंड वर्ड्स कहते हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों इसी के अंतर्गत हम लोग को चर्चा करना है मेरे दोस्तों
उसको ज़रा ध्यान से देखें। चर्चा दरअसल यह करना है मेरे दोस्तों कि इस डिफाइन वर्ड के अंतर्गत और क्या क्या होता है। जैसे नरेशन की यदि हम लोग बातें करते हैं तो नरेशन के लिए दो रूल्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका जो पहला जो रूल्स होता है उसको हम लोग जनरल रूल्स कहते हैं, और इसका दूसरा जो रूल्स होता है मेरे दोस्तों उसको हम लोग स्पेशल रूल्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बाबू एक पढ़ेंगे जनरल रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरा जो पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दो जो तरीका है किसी भी डायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो या उसे कन्वर्ट करना हो, तो इन्हीं दोनों तरीक़ों के माध्यम से किसी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में काफ़ी आसानी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि जनरल रूल्स क्या होता है मेरे दोस्तों। सो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट जनरल रूल, तो एवरी सेंटेंस के साथ में, मतलब प्रत्येक सेंटेंस के साथ में आपका जो जनरल रूल से यह लागू होता है। अगर स्पेशल रूल की यदि बात करते हैं तो यह मेरे दोस्तों डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस के साथ में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ में ये मेरे दोस्तों लागू होता है। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं। तो यदि स्पेशल रूल की यदि आप बातें करते हैं तो यह जो रूल लागू होता है असर्टिव सेंटेंस के ऊपर, यह रूल जो है आपका लागू होता है। असर्टिव सेंटेंस की यदि बातें करते हैं तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि बी की बातें करते हैं मेरे दोस्तों तो ये आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर ये लागू होता है। तीसरे की बातें करें मेरे दोस्तों तो ये इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है उस इम्परेटिव सेंटेंस के ऊपर यह लागू होता है। और एक और सेंटेंस होता है मेरे बाबू ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस के ऊपर जो है मेरे दोस्तों, सेंटेंस के ऊपर यह लागू होता है। और एक और है बाबू जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम कहते हैं। ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, यह सब आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है और ये आपके स्पेशल रूल के अंतर्गत आते हैं। तो नरेशन दो रूल के तहत आपका चेंज होता है। एक जो रूल होता है जनरल रूल्स होता है, और एक दूसरा रूल्स होता है जिसको हम लोग स्पेशल रूल्स कहते हैं। जो जनरल रूल्स है वह प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस के साथ में आपका लागू होता है, और जो आपका स्पेशल रूल्स है वह डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस है उसके साथ में यह आपका लागू होता है। आगे हम बात करें मेरे दोस्तों तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको रिव्यू के तौर पर हमें इसे देखना है। अगर आपके कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी तरीके से किसी भी सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं बिना कुछ से समय गंवाए हुए। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों कि यदि जनरल रूल्स की यदि हम बातें करते हैं तो जनरल रूल्स के अंतर्गत वी हैव टू स्टडी अबाउट अ वेरी ग्रेट फार्मूला दैट इज नोन एज मेरे दोस्तों एस ओ और एन की बात। ये आपका 1 है, 2 है और 3। तो 1 की यदि आप बातें करते हैं मेरे दोस्तों तो ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है, और 2 की बातें करते हैं तो ये आपका सेकंड पर्सन है, और ये जो है आपका मेरे दोस्तों थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन की यदि बात करते हैं तो इसमें ही से एक आ जाता है मेरे दोस्तों दे, और कोई आपका जो नाम है वह इसके अंतर्गत आता है। लॉजिक मेरे दोस्तों यह कहता है कि आपका जो फर्स्ट पर्सन है उस फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार किसके रिपोर्टिंग स्पीच, आपका जो सेकंड पर्सन है मेरे दोस्तों वह आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो आपका थर्ड पर्सन है वह आपका नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब होता है कि इसमें कोई बदलाव आपका नहीं हो सकता। थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेगा। गेम यह कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार किसके रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हम उसे कन्वर्ट करेंगे। यदि सेकंड पर्सन की इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट सेकंड पर्सन तो अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका जो सेकंड पर्सन है वह चेंज हो जाता है। बट अलॉन्ग विथ इट इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन हैज़ नो चेंजिंग, इसके कोई चेंजिंग नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो इसलिए हमने कहा कि थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, यह आपका नहीं बदलता है। जैसे इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने कहा कि ही सेज टू मी, और मैंने दोस्तों आपसे कहा कि यू आर अ गुड बॉय। इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये इन्वर्टेड कमा है, इस इन्वर्टेड कमा के बाहर ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी को हमने कहा था मेरे दोस्तों ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ही है तो मेरे दोस्तों ही, सेज है तो मेरे दोस्तों टेल्स लिखेंगे। यहाँ मी और इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट। हमने कहा कि जो सेकंड पर्सन होता है मेरे दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो यू है वह सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का यहाँ आई होगा और जो आर है उसको एम में, और यहाँ मेरे दोस्तों गुड बॉय आप लिख देंगे तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आगे एक सेंटेंस और हम लेते हैं और उस सेंटेंस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप रिव्यू ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपके साथ आता हूं मेरे दोस्तों। हाँ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आ जाते हैं मेरे दोस्तों एक बड़े ही अलग अंदाज में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी थक गए होंगे और सुबह से यह वीडियो बनाने का कार्यक्रम कंटिन्यूअस चल रहा, इसलिए मैं भी थक गया हूं। आई एम वेरी टायर्ड नाउ। सो एक स्टेटमेंट से कोटेशन के माध्यम से फिर से मैं भी एनर्जेटिक हो जाता हूं और आप सभी को भी एनर्जेटिक मैं करने का आई विल स्ट्राइव एंड टू ऑल ऑफ यू एंड सो डैट एंड ऑल ऑफ यू विल बी वेरी एनर्जेटिक। हाउ मेरे दोस्तों, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में वो कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जो चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इसी कोटेशन के साथ आगे आते हैं एक ओमकार के साथ। मैं आपका रवि कुमार राय सर आपके साथ। मेरे दोस्तों, मैंने आपको लिखा कि दे से टू मी, और मैंने यहाँ लिखा कि आई एम अ गुड बॉय। इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। दे है तो मेरे दोस्तों दे लिखेंगे, शे को आप टेल में बदलेंगे,
टू को हटा देते हैं मी और इस इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट। मैंने कहा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ये दे हो जाएगा और ये आर हो जाएगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, गोट, और ये हो जाएगा बॉय। मेरे दोस्तों एक और सेंटेंस लेते हैं। हमने कहा कि राम सेज टू मी यू आर ही इज अ गुड बॉय। ये आपका एक प्यारा सा सेंटेंस है मेरे दोस्तों। इसको यदि बदलना हो तो राम और सेज को हम लोग टेल्स में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे मी और इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट, और यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका थर्ड पर्सन है और मैंने कहा कि थर्ड पर्सन है इज नो चेंजिंग, तो आप जैसे है उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे ही इज़ अ गुड, और यहाँ मैंने लिखा मेरे दोस्तों बॉय। तो इसको ज़रा आप समझने की आप कोशिश करें कि राम टेल्स मी डैट ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो मेरे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपका जो थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। इस थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है मेरे दोस्तों। तो इसको आप एक रिव्यू लीजिए। आगे और एक टॉपिक है मेरे दोस्तों कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसके लिए आपको जो केस टेबल है ये बड़ी इम्पोर्टेंट रोल को अदा करता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केस टेबल को यदि आप समझ जाते हैं तो आसानी तरीके से डायरेक्ट स्पीच की जो सेंटेंस है उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे केस टेबल के बारे में, हम लोग अभी चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। एक जो केस है मेरे दोस्तों उसका नाम है मेरे दोस्तों नॉमिनेटिव केस। दूसरे का जो नाम है मेरे दोस्तों उसका नाम है पॉसेसिव केस, और एक तीसरा केस होता है जिसका नाम होता है मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। पॉसेसिव केस इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक पॉसेसिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस मीन्स एंड दिस इज कॉल्ड, आप इसे सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। जैसे यदि किसी ने कहा कि आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है और ये माइन है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है मेरे दोस्त। यदि यू की बातें करें तो ये योर होता है और ये आपका योर से और ये यू है। यदि वी की बातें करें मेरे दोस्तों तो ये आवर है, आवर से, और ये आपका अश होता है। शी की बातें करें मेरे दोस्तों तो सी का आपका हर होता है, या आपका हर से और ये आपका हर है। ही की बातें करें तो ही का हीज होता है, इसका नहीं होता। और मेरे और इसका जो होता है हीज, इसका हिम होता है मेरे दोस्तों। अगर इसी तरीके से दे की बातें करें, हेज हेज, दे का जो होता है मेरे बच्चों देयर होता है, और ये आपका देयर से और ये आपका देम होता है। यदि आप बातें करें मेरे दोस्तों वन की, तो वन का ये आपका वंश होता है, ये नहीं होता मेरे दोस्तों, और ये आपका वन होता है। ये जो केस टेबल है मेरे दोस्तों, किसी भी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब बदलते हैं तो उसमें ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को ये अदा करता है। देखिए इस केस टेबल की यदि हम लोग बातें करते हैं मेरे दोस्तों, इस केस टेबल के माध्यम से हम लोग किसी भी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को बड़ी आसानी तरीके से हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि दे से टू मी, और मैंने कहा मेरे दोस्तों कि यू आर माई फ्रेंड,
यू आर माई फ्रेंड। मेरे दोस्तों, इसको अगर आपको बदलना है तो वर्ब के बाद में जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें हमें क्या करना है मेरे दोस्तों कि उस ऑब्जेक्ट के रहने के कारण जो से है उसको टेल में हमें बदल देना है। जैसे हम कहेंगे कि दे, से को टेल में बदलेंगे मी, और इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट। और यू की यदि हम लोग बातें करते हैं मेरे दोस्तों तो यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू जो है मी के अनुसार है तो यू आपका नॉमिनेटिव केस में है। तो यहाँ जो मी है इसका नॉमिनेटिव केस जब हम देखते हैं तो मेरे दोस्तों आई है, तो आई एम। माई चूँकि फर्स्ट पर्सन है मेरे दोस्तों तो माई जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई का पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है वो माई है, तो सब्जेक्ट दे है तो दे का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वह देयर होगा। तो आई एम, यहाँ आप लिख सकते हैं आई एम देयर फ्रेंड। यह जो सेंटेंस है मेरे दोस्तों यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा मेरे दोस्तों कि सीता सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। माई फ्रेंड इसमें आप बदलना होगा तो आप यहाँ लिखेंगे सीता, सेज को आप टेल्स में लिख देंगे, टू हट जाएगा मी, इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट। और चूंकि यू जो है आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी है, तो आई एम। माई चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो ये सीता के अनुसार बदलेगा तो आप हर लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों फ्रेंड होगा। सीता है और सीता के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग होगा सी, तो माई जो है आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आपका हर होगा, इसलिए आप लिखेंगे हर फ्रेंड। मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट नरेशन। ये नरेशन का आपका बेसिक कंसेप्ट है और मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम जो भी वीडियो है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरे बच्चों। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि मेरे ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करें कि रवि सर हर दिन आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो के साथ आपको आते रहें। अभी मैं तुरंत ही एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट भी मैं लाने वाला हूँ, उसकी भी बैच मैं बहुत जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। ये दिखावा मैं नहीं करता हूँ अन्यों के जैसा, इसलिए मेरे दोस्तों बहुत जल्दी एयरफोर्स नेवी का भी बैच मैं लेने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों से मेरा अपील दरअसल यह है कि मेरे क्रांतिकारी इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप फैलाइए मेरे दोस्तों कि हर कोई रवि सर का दीवाना हो जाए। इसी के साथ में मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करेंगे। इस क्रांतिकारी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि आने वाले मेरे अपलोडेड जो वीडियो है वो अपलोडेड वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सके। और अंत में जाते जाते आप सभी के लिए कुछ मैं गुनगुना देना चाहता हूँ। ज़रा आप दिल खोल के इस गुनगुनाहट को आप ज़रा महसूस कर लें। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है मेरे दोस्तों, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। इसी एक ओमकार के साथ रवि कुमार, मैं आपका रवि कुमार, इसी के साथ अलविदा कहते हुए थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू माय एस्पिरेंट्स, माय लवली एस्पिरेंट्स। थैंक यू।